नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनुवाद के बारे में। यह पूरा पाठ्यक्रम अनुवाद से संबंधित है। ट्रांसलेशन अनुवाद एक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है वर्तमान समय का। हम कह देते हैं कि ये कोई व्यक्ति हमारे सामने अंग्रेजी में बोल के गया तो हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में। हमारे पास में गूगल मौजूद है, गूगल में लिखा, टाइप किया, बोला और उसका ट्रांसलेशन हमारे सामने आ जाता है। गूगल ट्रांसलेट हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्रांसलेटर और ट्रांसलेशन के कई टूल्स हमारे मोबाइल में मौजूद रहते हैं। इंटरनेट का खजाना है हमारे मोबाइल में और ट्रांसलेशन भी बहुत ही इजी में हम कर सकते हैं। बहुत ही एक आसान प्रक्रिया हमें तकनीक ने उपलब्ध कराती है अनुवाद के रूप में। अगर कोई व्यक्ति फ्रेंच भाषा में लिख रहा है, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया और हिंदी में हमारे सामने ट्रांसलेट होकर के आ जाता है। अगर कोई हमारे पास में जापानी भाषा में लिखा हुआ मैटर है, हम उसको फोटो खींचते हैं, स्कैन करते हैं, ट्रांसलेटर में डालते हैं और ऑनलाइन ट्रांसलेटर टूल्स हमें सहायता करता है और हम उसको हिंदी में अनुवादित होकर के हमारे सामने आ जाता है, हम उसको समझ जाते हैं। यानी कि एक बहुत ही व्यापक स्तर पर अनुवाद का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले तो हम बात करें कि अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है और वर्तमान समय में अगर हम अनुवाद को पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या उपयोग है अनुवाद का। देखिए, आज हम कहते हैं कि भूमंडलीकरण का दौर है, वैश्वीकरण का समय है, ग्लोबलाइजेशन है। ये ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम है, इसमें हमारे राष्ट्र की सीमाएं अब निश्चित नहीं रही हैं। भौगोलिक सीमाएं निसंदेह निश्चित हैं, लेकिन जो हमारा कार्य का व्यापारिक क्षेत्र है, जो हमारे जीवन के व्यावसायिक क्षेत्र है, वह एक नहीं रहे हैं। अब कई बार हमें फॉरेन जाना होता है, फॉरेनर्स यहाँ आते हैं। कई बार हमें इंटरनेट पर बैठ करके ऑनलाइन होकर के बाहरी दुनिया से बात करनी होती है। कभी हमें अमेरिका निवासियों से बात करनी है, कभी हमें ब्रिटेन के निवासियों से बात करनी है, कभी हमें जापानी से बात करनी है, कभी हमारा कोई टर्म हो रहा है, कोई व्यवसाय हो रहा है खाड़ी देशों से, तो हमें अरबी का प्रयोग करना है। कहाँ से हम इतनी भाषाएं जाने। हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति एक भाषा जान सकता है, 2 जान सकता है, 5 जान सकता है, 10 जान सकता है। पूरे विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं और हम हजारों भाषाओं की जानकारी नहीं रख सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। अगर उसको ऐसा करना है तो वह क्या करेगा। अगर उसको, और अगर मान लो सीख भी लेते हैं, मान लो मैंने 10 भाषाएं सीखी, मैं 10 भाषाओं को पूर्णतया नहीं जान सकूंगी। मैं मेरी एक भाषा जिसको मैं बोलती हूँ हिंदी, अगर मैं उसको ही समझ जाऊं, उसको ही बोल पाऊं, उसके सारे शब्दों को मैं जान पाऊं, उसके सारे क्रिया प्रयोगों को मैं जान सकूं, तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। जब हम एक भाषा पर पूरा अधिकार नहीं रखते हैं, एक भाषा के पूरे शब्द भंडार को नहीं जानते हैं, जैसे कि हम सब हिंदी भाषी हैं, लेकिन अगर कोई शब्द आपके सामने रखा जाए, मेरे सामने रखा जाए, तो हो सकता है हम अपरिचित होंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में लाखों करोड़ों शब्द हैं और इन लाखों करोड़ों में से कई शब्द ऐसे होंगे जिनको हमने कभी सुना नहीं है, कभी व्यवहार में प्रयोग में नहीं लिया है। तो हम नहीं कह सकते कि हम पूर्णतया हिंदी भाषा को जानते हैं। जब हम अपनी भाषा को, अपने भाषा के शब्द भंडार को नहीं जान पा रहे हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जिन दूसरी भाषाओं को, विदेशी भाषाओं को अगर हम समझने और जानने और सीखने का प्रयास करेंगे तो हम उसे पूरा जान पाएंगे, हम उसको पूरा समझ सकेंगे। ऐसी आशा करना, ऐसा विश्वास रखना मुझे नहीं लगता कि संभव है और रखना चाहिए। जानना चाहिए अन्य भाषाओं को, लेकिन उतना हम नहीं जान पाते। अब ऐसे समय में अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हम दूसरी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करें, अगर हम दूसरी भाषा की किसी विशेष सामग्री को जानना है हमें, या फिर कोई लिखी हुई चीज या कोई बोले हुए व्यक्ति के किसी भाषण को हमें जानना है, समझना है, तो हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अनुवाद का प्रयोग करेंगे। और अनुवाद वहां पर उपयोगी हो जाता है जब हम भूमंडलीकरण और औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, तो अनुवाद बहुत ही
आवश्यक प्रक्रिया है। अनुवाद बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अब सबसे पहले तो ये देखें कि अनुवाद होता क्या है। अनुवाद की परिभाषा देखते हैं, अर्थ देखते हैं आज, और फिर हम समझते हैं कि अनुवाद क्या होता है। अब जो अनुवाद शब्द है हमारे यहाँ पर, यह एक सामान्य सी अवधारणा है कि जब भी हम किसी शब्द के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह जो शब्द है कहाँ से आया, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इसका क्या अर्थ होता है। तो अनुवाद शब्द, अनु और वाद, दो शब्द हमें नजर आते हैं। अब देखिए, हम जब कहते हैं कि अनु उपसर्ग है और वाद उसका मूल शब्द है, यह कहाँ पर होता है। एक भाषा होती है, एक भाषा में कोई बात अगर कही गई है और उसको दूसरी भाषा में वैसा ही कह दिया जाए, एक बात एक भाषा में कही गई है, उसी बात को दूसरी भाषा में वैसे ही कह दिया जाए, तो फिर उसको हम अनुवाद कहते हैं। यह साधारण सी बात हमारी समझ में आती है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो अनुवाद शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता था, कहाँ पर होता था। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु अनुसरण करना, पीछे चलना, अनुगमन करना, ये इसके अर्थ होते हैं। यानी कि अनुवाद का मतलब क्या होता है, अनुवद, पीछे बोलना। अब हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता था कि गुरु उच्चारण करता था, जैसे कि कोई भी संस्कृत की पंक्ति, संस्कृत का श्लोक या कोई भी बात गुरु ने बोली, एक श्लोक का उच्चारण किया, शिष्य क्या करते थे, उसका पुनः उच्चारण करते थे। यानी कि गुरु की बात के पीछे पीछे पुनः उसको बोलना, और उसको कहा जाता था अनुवाद। यानी कि परंपरा से हमारे यहाँ जो अनुवाद शब्द था वह पुनः उच्चारण करने के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह अनुवाद शब्द बदल गया। हमने क्या किया, अनुवद, पुनः कहना, उसकी जगह पर अनुवाद शब्द प्रयोग में लिया। अनुवदः, अनुवदः मतलब पुनः कहना, और अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, अब जो अंग्रेजी का शब्द है ट्रांसलेशन, उसमें हमें दो रूप दिखाई देते हैं। एक तो ट्रांसलेशन शब्द मिलता है, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन शब्द मिलता है। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद होता है, और ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है लिप्यंतरण। अब देखो, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, दोनों में क्या अंतर है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ बताया गया है। एक पंक्ति है, उसके सपने सच हुए, उसके सपने सच हुए। यह एक हिंदी भाषा का वाक्य है। इस हिंदी भाषा के वाक्य को हम ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में लिखते हैं। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद करके जब हमने उसको अंग्रेजी में लिखा तो इसमें हिंदी का कुछ भी नहीं रहा, इसको हमने पूर्णतया बदल दिया और इसमें पूरा ही अंग्रेजी आ गया। जैसे कि हमने ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद करके क्या लिखा, हिज ड्रीम्स बिकेम ट्रू, उसके सपने सच हुए। ट्रांसलेशन हुआ हिज ड्रीम्स बिकेम ट्रू। अब अगर हम उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मतलब अगर हमने उसके सपने सच हुए का लिप्यंतरण करते, ट्रांसक्रिप्शन करते मतलब लिपि का अंतरण। ये कौन सी लिपि है, देवनागरी। हिंदी भाषा में लिखा गया मतलब देवनागरी लिपि है। जो हमारी देवनागरी लिपि है उसकी जगह पर हमने लिपि अंतरण यानी कि लिपि बदल दी, उसकी जगह हमने कर दी रोमन। केवल लिपि बदली, भाषा नहीं बदली। तो वहां पर क्या हो गया, उसके जैसा कि आप आजकल टाइपिंग के दौरान करते हैं, मैसेज करने में व्हाट्सएप में जिसका हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसके सपने, SAPNE सपने, सच SACH हुए, HUEY या HUE तक ही हम लिख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, लिपि का अंतरण, लिपि बदली देवनागरी से रोमन में, इसमें भाषा नहीं बदली है, शब्द वही है, केवल लिपि को बदला है। तो हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन।
मतलब अनुवाद को हमें पढ़ना है। अब देखिए, जो अनुवाद यानी कि भाषा का अंतरण, भाषा का एक भाषा से दूसरी भाषा में जो परिवर्तन है, उसमें कब कैसे क्या प्रारंभ हुआ, क्या होती है अनुवाद की परंपरा, इन सबको हम देखते हैं। पहले हम देखें कि अनुवाद क्या होता है, कुछ परिभाषा है। जैसे कि जैमिनीय माला है, जैमिनीय माला है। जैमिनी एक ऋषि हुए हैं और जैमिनी ने न्यायमाला नाम का ग्रंथ लिखा है। तो जैमिनी की न्यायमाला में लिखा गया है, ज्ञातस्य कथम अनुवादः, ज्ञात का पुनः कथन अनुवाद है। यानी कि एक बात अगर हम जानते हैं और उसको पुनः कहते हैं, तो जो चीज ज्ञात है, जो वस्तु जानी हुई है, उस ज्ञात का पुनः कथन, फिर से कहना अनुवाद होता है। शब्दार्थ चिंतामणि नामक एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है, प्राप्तस्य पुनः कथने अनुवाद, प्राप्तस्य पुनः कथने, पूर्व कथित कोई वाक्य है, जो प्राप्त हुई बात है, उसको अगर हम पुनः कहते हैं तो वह अनुवाद है। ये जो दोनों बातें कही गई हैं वह संस्कृत के अनुसार है। संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से कहा जाता था कि अनुवद यानी कि पीछे पीछे बोलना, मतलब फिर से कहना अनुवाद होता है। अब देखिए, जो भर्तृहरि है, भर्तृहरि ने कहा है, आवृत्ति अनुवाद होगा, पुनरावर्तन ही अनुवाद है। आवृत्ति यानी कि फिर से कहना अनुवाद होता है, वे भी उसी परंपरा में है। मामा वरेरकर ने कहना है, लेखक होना सरल है किंतु अनुवादक होना अत्यंत कठिन है। जो मूल लेखक होता है वह एक आसान कार्य करता है, लेकिन अगर वो अनुवाद करता है तो वह कठिन कार्य करता है। क्योंकि कठिनता क्यों होती है इससे, क्योंकि एक बार अगर कोई बात कही जाए, उसको फिर से कहना हो तो, और वह रुचिकर भी होनी चाहिए, तो अनुवादक का काम थोड़ा कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से खुशवंत सिंह ने कहा है, प्रत्येक कृति अनुवाद योग्य है, परंतु प्रत्येक कृति का अच्छा अनुवाद नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कृति अनुवाद योग्य है, प्रत्येक रचना जो लिखी गई है चाहे किसी भी भाषा में, वह अनुवाद के योग्य है, परंतु प्रत्येक रचना का अच्छा अनुवाद संभव नहीं है। अनुवाद प्रकाश के आने के लिए वातायन खोल देता है, वह छिलके को छोड़ देता है जिससे हम गूदे का स्वाद ले सके। बाइबल में ऐसा कहा गया है। यानी कि बाइबल क्या कहता है कि प्रकाश के आने के लिए वातायन खोल देता है, वह छिलके को छोड़ देता है जिससे हम गूदे का स्वाद ले सके। यानी कि महत्वपूर्ण बात को अनुवाद कह देता है। तो अनुवाद के बारे में हमने कई परिभाषाएं देखी। अब अगर हम जाने अनुवाद को, तो हम इसका सबसे पहले लेते हैं व्युत्पत्ति परक अर्थ। व्युत्पत्ति मतलब जो अनुवाद शब्द की उत्पत्ति हुई है पुनः कहने के अर्थ में, उस संदर्भ में हम इसका अर्थ देखते हैं। तो तीन प्रकार का अनुवाद हमें दिखाई देता है। एक तो समभाषिक अनुवाद, दूसरा अन्य भाषिक अनुवाद और तीसरा है अन्य संकेत परक अनुवाद। समभाषिक अनुवाद मतलब एक ही भाषा के अंदर अनुवाद होना। इसके दो आयाम हैं, कालक्रमिक आयाम और समकालीन। अब आप सोचोगे कि एक ही भाषा में अनुवाद कैसे होता है। एक ही भाषा में अनुवाद हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के अंदर कई सारी बोलियां हैं, जैसे कि ब्रज है, अवधी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, राजस्थानी, पंजाबी आदि कई सारी भाषाएं हिंदी भाषा के अंग हैं। अगर हम ब्रज से अवधी में करें, अवधी से ब्रज में करें, राजस्थानी से अवधी में करें, अवधी से राजस्थानी में करें, तो यह सब एक ही हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषा का है। तो यानी कि समभाषी, एक ही भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद हो गया। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं कि संस्कृत है जैसे, तो पहले एक वैदिक संस्कृत थी। वेदों में जो संस्कृत लिखी गई है, जो वेदों की ऋचाएं हैं, उसको हम सामान्य संस्कृत भाषा में अगर अनुवाद करते हैं तो वह क्या हो जाएगा? अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, एक ही भाषा का, संस्कृत से संस्कृत में है और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भले दो भाग कर लो, लेकिन एक ही भाषा में अनुवाद है। तो एक होता है व्युत्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति के अनुसार, अनुवाद का अर्थ होता है समभाषिक अनुवाद।
एक ही भाषा के अंदर अनुवाद किया जाए। यह एक तो कालक्रमिक यानी कि अलग अलग कालों में होता है। जैसे मैंने कहा वैदिक संस्कृत का लौकिक संस्कृत में अनुवाद करो, लौकिक संस्कृत का पुनः हिंदी में अनुवाद करो, तो एक ही भाषा है, भारत की भाषा, और इस भारतीय भाषा का हमने कालक्रम से अनुवाद किया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, समकालिक, मतलब एक ही भाषा के अन्य अलग अलग कालों में अगर हम बात करें, तो जैसे ब्रज का अवधि, अवधि से राजस्थानी, राजस्थानी से पंजाबी, इस तरीके से हम हिंदी की अलग अलग भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात होती है जैसे कि हम अन्य भाषिक, मतलब दूसरी भाषाओं में, दूसरी भाषा का मतलब जिन भाषाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है उन भाषाओं में हम अनुवाद करें। जैसे कि अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से फ्रेंच, फ्रेंच से जापानी, जापानी से हिंदी, किसी भी तरीके का, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में हम अनुवाद कर सकते हैं। तीसरा है अंतर संकेत भाषिक, मतलब संकेतों में बात करना। अब देखो क्या होता है कि संकेत, संकेत क्या होते हैं, कोई ध्वनि चिन्ह है, मतलब जैसे कि एक ध्वनि संकेत है, मैंने कहा चौक, चौक एक ध्वनि संकेत है। अब अगर मैं उसको संकेत से, इशारे से बताऊं, तो वह एक दृश्य हो गया। इसी तरीके से मैं एक छोटा टुकड़ा बता करके कहूं, इशारा करूं कि पूरी लाओ, तो आप समझ जाओगे छोटा टुकड़ा है चौक का, जिसको कि पूरा लाने के लिए कहा गया है। तो मैंने चौक नहीं बोला, चौक का छोटा टुकड़ा बता करके कहा पूरा लाओ, तो ये एक संकेत तो क्या था, चौक। इसको मैंने क्या किया, अन्य संकेत में, दृश्यात्मक संकेत में उंगली से इशारा करके बता दिया कि जो चौक है उसका दूसरा नाम है। इसी प्रकार से क्या हो सकता है, घोड़ा है जैसे कि, तो घोड़े का चित्र बना दिया। अब घोड़ा तो शब्द है, ध्वनि संकेत है, शब्द है, लिखित रूप में हो सकता है, लेकिन उसको हमने क्या किया कि चित्र के माध्यम से दर्शा दिया। ये काम हो गया। अगला क्या होता है, जब आप रास्ते से जा रहे होते हो तो वहां पर राइट के लिए एरो बना होता है, लेफ्ट के लिए एरो बना होता है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो लिखा नहीं रहता, वहां पर सिर्फ एरो बने होते हैं, संकेतक बने होते हैं, और आप उसके अनुसार टर्न कर जाते हो, मुड़ जाते हो। तो यह जो संकेतक है वे क्या होते हैं, अंतर संकेतक, यानी कि दाएं मुड़ो की जगह पर एक संकेत बना है, बाएं मुड़ो की जगह पर एक संकेत बना है, गोल घूमो की जगह पर एक संकेत बना है, रुक जाओ की जगह पर एक संकेत बना है। जो बोली से होना चाहिए था, जो लिखित रूप में होना चाहिए था, उसको हमने दृश्य संकेत बना दिया। तो यह अंतर संकेतक अनुवाद होता है, यह एक अनुवाद का प्रकार है। इसी प्रकार से दूसरा, हम यह तो उत्पत्ति मूलक अर्थ देखा हमने, यानी कि अनुवाद की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा प्रवृत्ति मूलक, मतलब हम किस प्रकार से अनुवाद का प्रयोग व्यवहार में करते हैं। तो व्यवहार में भी अनुवाद का प्रयोग होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि अनुवाद एक प्रक्रिया है, इस परिभाषा की प्रवृत्ति मूलक के अनुसार, कि अनुवाद क्या है, एक प्रक्रिया, मतलब एक प्रोसेस है। अनुवाद कोई कार्य नहीं है, यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि एक भाषा से पूर्ण सामग्री या विषय वस्तु दूसरी भाषा में अनुवादित हो जाती है। फिर क्या होता है, कोई तो कहता है कि अनुवाद प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस का नाम है। कोई कहता है कि जो परिणाम प्राप्त होता है वह अनुवाद है, मतलब अगर कोई पैराग्राफ है, कोई कहेगा ट्रांसलेशन का मतलब प्रोसेस, एक भाषा थी उससे हमने दूसरी भाषा में ले गए, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वह अनुवाद कहलाता है। कोई क्या कहता है कि प्रोसेस नहीं, जो मिला वो अनुवाद है, मतलब अगर हिंदी में लिखा हुआ था और उसको हमने अंग्रेजी में जो लिखा हुआ मिला, हिंदी से अंग्रेजी करा हमने, तो कोई तो कहेगा प्रोसेस, मतलब जो पूरी प्रक्रिया है वह अनुवाद है। और कोई क्या कहता है कि केवल परिणाम, मतलब जो रिजल्ट मिला है, जो पैराग्राफ हमें मिला है, वह अनुवाद है। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है। फिर कोई कहता है कि अनुवाद क्या है, संबंध है, कि पहले जो हिंदी में था उसको अगर हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हिंदी से, तो जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बीच में जो संबंध है वह अनुवाद है। लेकिन हम इसको नहीं कह सकते, अनुवाद कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, अनुवाद कोई रिलेशन भी नहीं है। जो पहली बात कही गई है कि अनुवाद एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम एक भाषा की किसी वस्तु को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि अनुवाद प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो अनुवाद की बारे में जो परंपरा है उसके लिए कहा जाता है कि प्राचीन युग में 3 प्रकार की रचनाओं के अनुवाद प्राप्त होते हैं। एक तो साहित्यिक रचनाएं, दूसरा दर्शन की रचना और तीसरा है धर्म की रचना। अगर साहित्यिक रचनाओं में देखें
तो ग्रीक भाषा में इलियड और ओडिसी, इनके अनुवाद बहुत अधिक हुए हैं। संस्कृत में रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं जिनके हमें अनुवाद के रूप में कई सारे, यानी कि उनको व्याख्या करते हुए, उनको टीका करते हुए, उनका अनुवाद करते हुए कई सारी रचनाएं हमें मिल जाएगी। तो जब साहित्यिक यानी कि प्राचीन युग से जो हमारे यहाँ पर अनुवाद हो रहा है, यूरोपियन देशों में देखें तो इलियड और ओडिसी ये साहित्यिक रचनाएं हैं जिनका अनुवाद अधिक हुआ, और भारत में रामायण और महाभारत संस्कृत के ऐसे ग्रंथ हैं जिनका अधिक अनुवाद हुआ है। ये साहित्य के ग्रंथ भी हैं और धर्म के ग्रंथ भी। फिर दार्शनिक रचनाओं में अगर हम देखें तो दर्शन में प्लेटो के जो संवाद थे, प्लेटो की जो बातें हैं उसके अनुवाद सबसे ज्यादा हुए हैं। मेरे ख्याल से प्लेटो की जो रचनाएं और प्लेटो की जो बातें हैं उसके अनुवाद विश्व की अधिकांश भाषाओं में किए गए हैं। इसी प्रकार से धार्मिक रचनाओं में देखें तो बाइबिल के अनुवाद हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन ये तो प्राचीन परंपरा में कुछ अनुवाद साहित्य के, दर्शन के और धर्म के। वर्तमान में क्या हो गया है कि जो ये तीन विषय क्षेत्र थे अनुवाद के, उसके अतिरिक्त भी हमें बहुत अधिक अनुवाद प्राप्त होता है। अब देखो क्या होता है, इसमें दो बातें हो गई है। एक तो दो भाषाएं रहती हैं, एक तो जहां से अनुवाद किया गया, जैसे कि मान लो हिंदी का कोई पैराग्राफ है तो वह मूल भाषा है हिंदी भाषा जिसका पैराग्राफ है, उसको फिर हमने अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा है लक्ष्य भाषा। एक तो है मूल भाषा हिंदी, उससे हमने ट्रांसलेट करके किया इंग्लिश में, तो इंग्लिश हो गई लक्ष्य भाषा। ठीक है, मूल भाषा और लक्ष्य भाषा होती है। अब देखो वर्तमान में परंपरा क्या है कि जो लक्ष्य भाषा होती है उसमें अनुवाद किया जाता है, लक्ष्य भाषा से वापस मूल भाषा में अनुवाद आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे अगर संस्कृत की रचना है तो आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद मिलेगा, लेकिन कभी भी आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पुराने समय में नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात पुराने समय के ग्रंथों में होती थी, यानी कि संस्कृत से हिंदी में है, ग्रीक से इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश से ग्रीक में कोई अनुवाद नहीं है, या हिंदी से संस्कृत में कोई अनुवाद पुरानी रचनाओं में हमें देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में आपको सभी रचनाओं का सभी भाषाओं में अनुवाद देखने को मिल सकता है। अब देखिए वर्तमान में क्या हो गया है कि साहित्य, दर्शन और धर्म, इसके अतिरिक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा शास्त्र, प्रशासन, कूटनीति, विधि, जनसंपर्क, कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि अनुवाद का प्रयोग होने लगा है। अब देखो क्या होता है वर्तमान समय में कि केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं होता। पहले तो अनुवाद क्या होता था, द्विपक्षीय, मतलब दो पक्षों में, जैसे कि हिंदी से अंग्रेजी में हो रहा है या अंग्रेजी से हिंदी में हो रहा है, तो केवल दो भाषाओं के मध्य अनुवाद होता था, द्विपक्षीय अनुवाद होता था। पर अब क्या होता है, बहुपक्षीय अनुवाद होता है, यानी कि एक भाषा से कई भाषाओं में अनुवाद होता है। इसका कारण क्या है कि आर्थिक और राजनीतिक महत्व मिल गया है अनुवाद को। अब देखो क्या होता है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जब कोई राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं, कई देशों के राष्ट्रपति मिलते हैं और वहां पर बात करते हैं, या फिर एक ही देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई उद्बोधन दे रहा होता है। अब मान लो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बात कही, तो वह भारत के अखबारों में छपेगी। भारत का केवल एक अखबार हिंदी अखबार में नहीं छपेगी, अंग्रेजी के अखबार में भी उसको छपना है। अगर कोई पंजाबी भाषा का अखबार है, कोई राजस्थानी भाषा का अखबार है, कोई गुजराती समाचार पत्र है, कोई हरियाणवी भाषा का समाचार पत्र, कोई असमिया का है, बंगाली का है, सभी भाषाओं में नरेंद्र मोदी की बात को प्रकाशित किया जाएगा। इसी प्रकार से भारत के बाहर फ्रेंच, जापान, इंग्लैंड, सब जगह पर नरेंद्र मोदी की बात को प्रकाशित किया जाएगा। अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलता है, अब उसका आर्थिक महत्व हो सकता है, राजनीतिक महत्व हो सकता है बात का, और इसलिए विश्व की जितनी भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, विश्व की जितनी भाषाओं में टेलीविजन है, उन सभी पर खबर जाएगी और उनकी अपनी भाषा में जाएगी। तो कितनी भाषाओं में अनुवाद हो गया। तो वर्तमान में जो अनुवाद का पक्ष है वह क्या हो गया है, बहुपक्षीय हो गया है, कई सारी भाषाओं में एक साथ अनुवाद होते हैं। और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का जब अधिवेशन होता है तो वहां पर एक साथ कई सारी भाषाओं के जानकार बैठे हुए होते हैं और वे एक साथ कई भाषाओं में अनुवाद कर देते हैं, तो वहां पर अनुवाद का महत्व होता है। जो विज्ञापन आदि युग है, जो वैश्वीकरण का युग है, उसमें वर्तमान में अनुवाद बहुत ही अधिक
आवश्यक हो गया है, क्योंकि जो वर्तमान में राजनीतिक महत्व की बातें हैं, सामरिक महत्व की, युद्ध के दृष्टिकोण से महत्व की बातें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, या फिर जो व्यापार हैं, जो व्यवसाय हैं, उनको चलाने के लिए अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हम कह सकते हैं कि अनुवाद वर्तमान युग की आवश्यकता है। अगर अनुवाद नहीं हो तो शायद हम कह सकते हैं कि जीवन नहीं चले, क्योंकि अनुवाद को होने के अनुवाद से ही वर्तमान जीवन चल रहा है। आज हम देखते हैं कि कोई खबर होती है, कोई घटना घटित होती है विश्व के किसी भी कोने में, और हमारे पास हिंदी में वह आ जाती है। वर्तमान में कई टेक्निकल टूल्स हो गए हैं। पहले तो केवल यह होता था कि एक मनुष्य को 2 भाषाओं का जानकार होना चाहिए था और वही अनुवाद कर सकता है, लेकिन वर्तमान में हमारी जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इतनी उन्नत हो गई है कि हम किसी भी बात को लिखते हैं एक भाषा में और दूसरी भाषा में हमें तकनीकी के द्वारा अनुवाद मिल जाता है, केवल लिख करके नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं एक भाषा में, हम जैसे हिंदी में बोल दिए तो अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट होकर के खुद ब खुद आ जाता है हमारे मोबाइल में। इसी तरीके से स्कैन करने की सुविधा रहती है कि अगर एक भाषा में लिखा हुआ है, आपने उसकी फोटो खींची, उसको स्कैन कर दिया और हमारे पास में उसका अनुवाद होकर के दूसरी भाषा में आ जाता है। यद्यपि जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी के आधार पर जो अनुवाद किया जाता है, मतलब जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गूगल ट्रांसलेट, जो एक सामान्य सा शब्द है, तो गूगल ट्रांसलेट कई जगह पर महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा काम करता है। जो शाब्दिक अनुवाद है उसके क्षेत्र में उसका बहुत ही अच्छा कार्य है। धीरे-धीरे उसने प्रोग्रेस भी किया है, और हमें अगर कहीं वाक्य या पैराग्राफ का अनुवाद करना होता है, वहाँ पर भी कई जगह पर बहुत ही अच्छा अनुवाद होता है। लेकिन तकनीकी अनुवाद की कुछ कमियाँ भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं होता है, और इस कारण से मनुष्य के अभाव में रोबोट टेक्निक के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें कुछ कमियां रह जाती है, कुछ खामियां रह जाती हैं। तो किस तरीके से अनुवाद होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अनुवाद किस प्रकार से किया जाए, एक हम कैसे अच्छे अनुवादक बन सकते हैं, अनुवादक होने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन सब बातों का जिक्र हम आगे आने वाले दूसरे वीडियो में करेंगे। अगले चर्चा में हम सम्मिलित होंगे अनुवाद की आगे की यात्रा के साथ। धन्यवाद।